जब आप हमारे यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने आते हैं तो आप क्या एक्सपेक्टेशन हमारे से लेके आते हैं और उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हम किस तरह से प्लानिंग करते हैं और कैसे आप जो अपनी इमेज ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना ऐसा लगूंगा उस इमेज को मैच करने के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका डोनर एरिया, आपके बाल किस क्वालिटी के हैं, आपकी बाल्डनेस, गंजापन कितना है, हम बेस्ट कैसे प्लान करते हैं। आज इस वीडियो में मैं इस बारे में आप लोगों को डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने और एंड तक देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आएगा। देखिए, जो लोग बाल्डनेस से जूझ रहे हैं उनका सबसे कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। उनको कई चीजें हैं जो हेयर फॉल से जूझ रहा है सिर्फ वो समझ सकता है। आप कोई लोग ये कहें कि भाई आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत क्या है, बालों की ऐसी क्या जरूरत है, जो बंदा जिस चीज का उसको दर्द है वो दर्द सिर्फ वही बंदा समझ सकता है। तो जीवन में आपको कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट आपको उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट डिसाइड कर चुके हैं, जब वो हमारी क्लिनिक पे आते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके कि भाई वो सेलिब्रिटीज को देख के जैसे शाहरुख खान है और बाकी जिन लोगों के अच्छे बाल हैं उनको देख के ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके क्लिनिक पे आते हैं। अब एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जब कोई हमसे हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हमें कोई भी एक्चुअल प्रोसीजर शुरू होने से पहले प्लान अगर हम प्रॉपरली डिस्कस नहीं करेंगे, जो चीजें एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है पहले वो उनसे डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो बेस्ट हम कर सकते हैं उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच होगा, तो बेस्ट हमारा एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बेस्ट करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी लुक में मैक्सिमम इंप्रूवमेंट, जो गंजा है, जो बाल्ड है बंदा या हेयर लॉस सब्सटेंशियल हो गया है, उसकी लुक में अगर हमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लाना है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप किसी से बात करते हैं, जब फेस टू फेस बात होती है तो जो एरिया सामने वाले आदमी को दिखता है वो फ्रंटल एरिया होता है, जिसको सामने वाले एरिया को हेयरलाइन कहते हैं और उसका जो पीछे वाला पोर्शन है उसको मिड स्कैल्प एरिया कहते हैं। उस बंदे को सिर्फ आपका ये एरिया ही चमकता है, जो पीछे का वर्टेक्स या क्राउन एरिया, जो पीछे वाला हिस्सा है, वो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं। क्योंकि कोई बंदा जब हम आप बात कर रहे हैं तो आई टू आई कॉन्टेक्ट लेवल पे बात होती है। तो हमारा एम आपकी लुक में इंप्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहला एम, जब आप हमारे पास आते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट का सबसे पहला एम है कि हेयर लाइन और मिड स्कैल्प एरिया को हम जितना घना हो सके, जितना डेंस हम कर सकते हैं, उस एरिया को घना कर दें। जैसे ज्यादातर लोग जो हमें कॉल करते हैं या क्लिनिक पे आते हैं, क्योंकि वो काफी क्लिनिक्स पे, कई फोन पे कईयों से कंसल्ट कर चुके होते हैं, तो वो ज्यादातर मायूस और जो है डिसअपॉइंट रहते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा गंजापन ज्यादा है और मुझे बताया गया है कि मेरा डोनर एरिया बहुत अच्छा नहीं है, तो मेरा तो ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता। तो सबसे पहले ये बात क्लियर मैं कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट हर आदमी में किया जा सकता है, बट उसको अगर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा तो रिजल्ट भी अच्छा देंगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी अच्छा रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको, हमारा पहला एम है कि हेयर लाइन
और मिड स्कैल्प एरिया को हम जितना मैक्सिमम घना कर सकें उतना हम घना कर दें। जो हिंदुस्तानियों में, जो इंडियंस में जो डेंसिटी है, जो जब जिन लोगों के घने बाल हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम 50 से 60 रूट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। जब वो 50% से कम हो जाए तो वो एरिया हल्का लगने लगता है। जैसे अगर वो 25, 20 या 15 के आसपास फॉलिकुलर यूनिट रूट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो एरिया हल्का लगने लगेगा। जहां पूरी तरह लॉस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन मुझे ये मेक श्योर करना होता है कि मैं हेयर लाइन को एटलीस्ट 30 से 40 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर कर दूं और इतना ही 30 से 35 में मिड स्कैल्प एरिया को कर दूं। अगर मैंने ये काम कर दिया है, आपकी हेयरलाइन डेंस कर दी है और मिड स्कैल्प में भी बाल दे दिए हैं जो डेंसिटी वाइज आपकी नेचुरल डेंसिटी के आसपास हो गए हैं, तो जो पीछे के एरिया में डालने हैं नहीं डालने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके कितने बाल लिए जा सकते हैं। जो क्वालिटी डोनर एरिया की वो जो पीछे वाला एरिया कितना कवरेज मिलेगा, कितना घनापन मिलेगा, इस पर डिपेंड करता है। तो हर आदमी की हेयर लाइन और मिड स्कैल्प को मजबूत किया, उनको डेंस किया जा सकता है। तो आप कैसा भी डोनर एरिया ले रहे हो, आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाए, आपके लुक में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। अब रिवर्ट में हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे क्या डिफरेंट करते हैं जिससे आपका सेटिस्फैक्शन रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। एक तो प्लानिंग मैं खुद करता हूं। जब आप ज्यादातर पेशेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे फोन पे आपने डिस्कस किया, कौन डॉक्टर कर रहा है नहीं कर रहा है किसी को नहीं पता। ज्यादातर क्लिनिक्स पे टेक्नीशियन कंपाउंडर कर रहे हैं, आप उन क्लिनिक पे पहुंच गए ट्रांसप्लांट कराने, ऑपरेशन थिएटर में कौन कर रहा है ना डॉक्टर का पता है ना टेक्नीशियन कंपाउंडर कौन है। ज्यादातर पेशेंट्स को इस बात का नहीं पता होता। तो हम अपनी क्लिनिक पे मेक श्योर करते हैं कि पहले पेशेंट को एक बार बुलाते हैं, वो मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट करते हैं, मैं उनका एग्जामिनेशन करता हूं, उनकी सारी प्लानिंग डिस्कस की जाती है, उनका डोनर एरिया देखा जाता है, आपकी हेयर लाइन और मिड स्कैल्प को हम कितना डेंस कर सकते हैं ये हम उनसे पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही हम उनको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फाइनल प्रोसीजर के लिए रखते हैं। तो प्रोसीजर में हम जो एम है, जैसे मैंने बताया कि हम डिफरेंट ये करते हैं कि हम जो टेक्निक यूज करते हैं इसको फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो DHI हेयर ट्रांसप्लांट का मॉडिफिकेशन है। आपने जो पुराने ट्रांसप्लांट हुए, जो आपके दोस्त हैं या जिन लोगों का आपने पहले देखा हुआ है, आप उनका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो बाल ट्रांसप्लांट हुए हैं वो थोड़े अलग हैं, वो थोड़े से नीचे से स्किन से उठे हुए होते हैं और उनकी एंगल वो डिफरेंट होते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि ये पहले से बाल थे और ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। फेदर टच में जो टेक्निक हम यूज करते हैं, क्योंकि हम इम्प्लांटर यूज करते हैं, इसमें जो है बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ होती है। आप खुद नहीं बता पाएंगे कि जो ये बाल हैं ये आपके पहले से बाल हैं कि ट्रांसप्लांटेड बाल हैं। बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ होगी। जो एंगल हैं, जैसे ये होता है कि हेयर लाइन जो है लो एंगल की जड़ें हर एंगल एरिया की अलग अलग होती हैं। जो आपका हेयर लाइन है उसमें एंगल थोड़ा लो रहता है और जैसे जैसे पीछे जाते हैं हाइयर साइड में ऑब्ट्यूज एंगल बनता रहता है। तो हम उस तरह से प्लान करके सिर्फ नेचुरल तरीके से जैसे बाल आता है उस तरह से बाल देते हैं। हमारे यहाँ रूट डैमेज, क्योंकि फेदर टच में मिनिमम होता है अराउंड 95 to 99% ग्रोथ रेट होता है, रूट्स डैमेज कम होती हैं और एकदम नेचुरल ग्रोथ होता है। तो ट्रांसप्लांट आज की तारीख में एकदम सेफ है, नेचुरल हेयर ग्रोथ होती है, परमानेंट बाल रहते हैं और किसी भी और हेयर लॉस ट्रीटमेंट से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो आप निश्चिंत होके अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें, अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि जेनेटिक बाल्डनेस, अगर मेल में बाल झड़ गए हैं तो कोई दवाई, कोई ट्राया, कोई क्लिनिक उन बालों को, कोई आदिवासी ऑयल जो ये एडवर्टाइजिंग चल रही है, ज्यादातर जो जेन्युइन एडवर्टाइजिंग नहीं है, ये आपको गुमराह किया जाता है
जिसमें ओवरऑल रिजल्ट फाइनली आपको नहीं आता। साइंस ये कहती है कि अगर जेनेटिक बाल्डनेस में जड़ें जा चुकी हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट से जब तक नई जड़ें नहीं लगेंगी तब तक वहां बाल नहीं आ सकता। मैं समझता हूं कि जो प्लानिंग है ट्रांसप्लांट से पहले, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझा दी होंगी। आपको हेयर लॉस या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें, और कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेरी को डाल दें, या फिर हमें डायरेक्ट कॉल कर लें, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।